हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस एनोटेस एनसीईआरटी सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं धातु एवं अधातु चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपका पूरी केमिस्ट्री का बेस बन जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाटा है, तो इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। बहुत ज़्यादा डाटा है इसके अंदर, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से फिर हो जाता है। देखो, पहले तो यहाँ देख लो कि धातु क्या है। धातु क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपने बता रखा कि 9वीं क्लास में आपने पढ़ा है। धातु आपने यूज किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, कौन कौन से वर्गीकृत किया गया है, वो चीज़ें बताइए, ठीक है। उसके भौतिक गुणधर्म बता रखे कि किस तरीके का है करके। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से पढ़ा देता हूँ। देखो, अपने शुद्ध रूप में धातु क्या, अपने शुद्ध रूप में धातु, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह पर चमकदार, सॉरी, रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्मों को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। धातुएं समानता कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्या? जितनी भी धातु हैं वो सब की क्या होती है? कठोर होती है, और उनकी कठोरता अलग अलग होती है, ठीक है। जहाँ जैसे मैंने लगा रहा हूँ वो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। अब बताओ, धातु, जो धातु को हम पीट का क्या बना सकते हैं? चादर बना सकते हैं। क्या चादर बना सकते हैं? उसे क्या बोलते हैं? आगतवत्ता। क्या? आघातवद्धता, ठीक है। अब देखो, धातु धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मतलब कि मैं पीट पीट के उसको क्या बना सकता हूँ? पतला चादर भी बना सकता हूँ, और धातु को, और क्या, पीट पीट के एक तार जितना, मतलब तन्यता, मतलब खींचने की शक्ति बोलते हैं जो, उसे भी क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। वो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ देखो, देखो, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, मतलब उससे खींचा जा सकता है। मतलब कि 1 ग्राम जो सोना है उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम जो है सोना, उससे 2 किलोमीटर क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। देखो, आघात और तन्यता के कारण ही धातु हमारी आवश्यकता के विभिन्न आकार दिया जा सकता है। मतलब कि अगर आघात और तन्यता है, अगर आघात और तन्यता है, तो मुझे जिस अनुसार यूज करना है, जो भी चीज़ यूज करनी है, या फिर जिस भी दाल में डालना है, मतलब कि जिस सांचे में डालना है, जिस आकार में डालना है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? डाल सकता हूँ, ठीक है। किसकी वजह से? आघातवद्धता एवं तन्यता के कारण, ठीक है। अब आ जाओ इधर पे, देखो, ये आपका धातु तार है, ठीक, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये। और ये आपका मोम है जो नीचे लगा हुआ है, ये पिन है, ये तार का खुला सिरा है, ये बर्नर है, बर्नर से फायर दिया जा रहा है, और ये स्टैंड है, ये क्लैंप है, ये आपको पता है। अब नीचे आ जाइए। देखो, धातु एक सुचालक है। धातु है, जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इनका गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है। क्या होता है? गलनांक बहुत अधिक होता है। जो हमारा सिल्वर और कॉपर है, क्या, सिल्वर और कॉपर जो है वो अच्छे चालक है। क्या है? अच्छे चालक है, अच्छे चालक है। वहीं लेड की बात करें, लेड और मरकरी को क्या है? क्या है? कुचालक है। क्या है? कुचालक है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, बैटरी जो दिख रही है आपको, जो बल्ब हो गया, से जुड़ी हुई। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपको स्विच दिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे क्लिप दिखेंगे आपको, फिर यहाँ पे आपको स्विच बटन दिख रहा है, ठीक, इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि जो हमारे घर में जो बिजली का तार होता है, जो हमारे घर में बिजली का तार होता है, उसमें क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड की क्या होती है? कवरिंग होती है। क्या होती है? कवरिंग होती है। और रबड़ जैसी सामग्री से पतली पतली चादर चढ़ी होती है। रबड़ जैसी सामग्री से क्या? पतली परत चढ़ी होती है, ठीक है। अब जो धातु होते हैं ना, कुछ धातु, धातु क्या होता है? जो धातु, हमको पता है कि धातु की सतह क्या होती है? कठोर होती है। तो धातु की कठोर सतह की उससे आवाज़ आता है, तो उससे उसकी क्या बोलते हैं? ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक मतलब सोनून, सोनर कहते हैं, सोनस। क्या कहते हैं? सोनस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनस कहते हैं, ठीक है। अब यहीं आ जाओ कि अधातु पे आ जाओ। अधातु, अधातु धातु की तुलना में क्या?
धातु की तुलना में अधातु की संख्या क्या है, कम है। धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम है, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वहीं ब्रोमीन एक अधातु है। क्या है? ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु है, फिर जो क्या है लिक्विड अवस्था में रहता है। किस में रहता है? लिक्विड अवस्था में रहता है। इसके अलावा सारी धातुएं ठोस या गैस की अवस्था में रहती है। मतलब क्या, जो ब्रोमीन है वो हमारे किस में रहता है? गैस की अवस्था में रहता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि ब्रोमीन कौन सी अवस्था में रहता है, तो गैस की अवस्था में रहता है, फ्रेम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछते ही हो। अब यहाँ पे आ जाओ कि इसके किस तरीके से गुण हैं, क्या किस तरीके से देखा जाता है। देखो, मरकरी जो है, मरकरी को अगर मैं कमरे के ताप में, मरकरी को छोड़कर सारी, देखो मरकरी को छोड़कर कमरे के ताप में अगर मैं देखूं कोई भी तत्व, तो ठोस अवस्था में मिलता है। क्या क्या है? ठोस अवस्था में मिलता है। अगर मरकरी को देखूंगा तो कौन सी अवस्था में मिलेगी? वो द्रव्य अवस्था में मिलेगी। जैसे गैलियम एंड सीजियम का गलनांक बहुत कम है। अगर आप हथेली में रखोगे ना उसे, तो वो उस टाइम में क्या होगा? पिघल जाएगी। ठीक। अब आता है आयोडीन। आयोडीन एक प्रकार की क्या है? अधातु है। अधातु में क्या चमक होती है? नहीं होती है, तो फिर भी यहाँ पे आपको चमक देखने को मिल जाती है। ठीक। धातु की एक प्रकार क्या है? अधातु है। अधातु है, ये विभिन्न प्रकार के अपने क्या कहते हैं? अपरूप में पाई जाती है। हीरा उसका एक अपर रूप है, जो सबसे कठोर होता है प्राकृतिक में, जिसका गलनांक या क्वथनांक काफ़ी अधिक होता है। और उसके बाद बात करें तो अपर रूप जो है एक ग्रेफाइट होता है, जो विद्युत क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, देखो क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। सही बात है, चाकू से काटने पर कट जाता है। ठीक है, उसका घनत्व और गलनांक क्या होता है? कम होता है। ये भी ठीक समझिए। इस तरीके ऐसा करके समझ जाओ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका पता चल जाएगा। यहाँ पे तो अधिकांश अधातु ऑक्साइड क्या, अधिकांश अधातु ऑक्साइड प्रदान करती है। अधिकांश क्या करती है? अधातु ऑक्साइड प्रदान करती है, जो जल में घुलकर अम्ल देती है। अधिकतर वही अधिकतर क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। मैं तो ये यहाँ पे बाद में समझा कि अरे यहाँ पे ये पॉइंट तो छूट जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम को मैं दहन करता हूँ मतलब जलाता हूँ, उसको मैं जलाता हूँ, तो वो श्वेत प्रकार का ज्वाला निकलता है। श्वेत प्रकार का ज्वाला निकलता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दे देना। वायु में श्वेत प्रकार का क्या निकलता है? ज्वाला निकलती है, जब मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं? दहन करते हैं। ठीक है, अब देखो लगभग सभी धातुएं क्या करती है? सभी धातु ऑक्साइड मिलकर सभी धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। सही बात है, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बना रही है। ठीक, उदाहरण के लिए समझो, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, उसका रंग क्या होता है? काला होता है। यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट आ जाता है कि उसका रंग काला होता है। ठीक है, उसका रंग क्या होता है? काला होता है, ये ध्यान देना। कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या होता है? काला होता है। किसके वजह से करेंगे? कॉपर जब वायु की वजह में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या उसका रंग क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों प्रदान कर रहा है? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभी क्या करता है? देखो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, लेकिन जो अमोनिया एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड जो होते हैं, वो क्या होता है? अम्लीय एंड क्षारीय दोनों गुण रखते हैं। ठीक, और ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। धातु ऑक्साइड क्या? धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। जल में क्या है? अघुलनशील है, लेकिन जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड क्या? सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। पोटेशियम और सोडियम क्या? पोटेशियम और सोडियम कुछ धातु
इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है, क्या कुछ धातु इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है कि खुले में छोड़ने पर उसमें आग लग जाती है। अकस्मात उसे बचाने के लिए हमें केरोसिन के तेल में डुबा के रखना पड़ता है। जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, लेड आदि धातु पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। क्या पतली परत चढ़ जाती है? ऑक्साइड की पतली परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित करती है। पुनः ऑक्सीकरण से क्या करती है? सुरक्षित करती है। अब देखो, गर्म करने पर आयन का दहन तो नहीं होता, लेकिन बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं। बर्नर की ज्वाला में क्या लोह चूर्ण डालते हैं। ठीक है, कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। जिस सिल्वर एंड गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करते हैं? अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एनोडीकरण क्या होता है? देखो, एल्यूमिनियम में ना अगर मोटी ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई तो उसे क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ठीक, एनोडीकरण को इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत से संक्षारण से बचाती है। संक्षारण से क्या बोलती है? बचा देती है। संक्षारण से क्या बचाती है। ठीक, वही बात पर है कि जो एनोडीकरण के लिए जो एल्यूमिनियम एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है, तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है, जो क्या कहलाती है? इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगक एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आकर्षित वस्तुएं बनाई जा सकती है। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ आ जाओ। देखो, यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि उन धातुओं के नमूने सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील हैं। मैग्नीशियम, देखो, उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे ज़्यादा क्या है? क्रियाशील है। मैग्नीशियम जो है सबसे स्लो है और सोडियम की अपेक्षा कम क्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रिया का पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? पता, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है ना। रिएक्टिव क्या है? ये कम रिएक्टिव है, इसीलिए। अब सोडियम देखो हाई रिएक्टिव है, तो उसमें भी क्या कहता है? रिएक्ट करता है। किसमें? खुले में। खुले कहने का मतलब हवा के बिजनेस में। और मैग्नीशियम में तो कम रिएक्टिव है, तो वो स्लो हो गया प्रोसेस। ठीक, धातु पर भाप की क्रिया। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बर्नर लिया, बर्नर में क्या है? कांच के तंतु डाल दिए, कांच के तंतु से और धातु भी रख दिया, उसको गर्म कर दिया। क्वथनांक नली डाली, स्टैंड करके क्रैप लगाया, वहाँ से नीचे द्रवित किया। द्रवित करने के बाद मुझे क्या मिला? हाइड्रोजन गैस मिली। हाइड्रोजन गैस जो मिलेगी वो हमने जार में रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाओ डिटेल डाटा पे, क्या लिखा हुआ है? जल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या हाइड्रोजन गैस एवं धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये हमने आगे वाली लाइन में पढ़ दिया इससे पहले। ठीक है, ठीक। धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। क्या? जल में घुलनशील है। और जो घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। क्या? जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। देखो, जल जो है हमारा धातु जो है वो जल के साथ मिलके धातु ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। और जो धातु ऑक्साइड बना है उसको जल के साथ मिलाऊंगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं, क्या? पोटेशियम एंड सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। क्या? तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया
थोड़ी धीमी होती है, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी देर होती है। उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन में प्रज्वलित हो जाती है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो, मतलब देखो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम क्या है, तैरने लगता है। क्या लगता है? तैरने लगता है। अब तैरने लगेगा तो क्या, अब देखो क्या होता है, मैग्नीशियम शीतल, क्या मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस उसके बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक कर उसको तैरना प्रारंभ करते हैं, मतलब कि वो तैरना प्रारंभ कर जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम आयरन जिंक जैसी धातु ना तो शीतल जल के साथ ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, क्योंकि क्या है, ये कम रिएक्टिव है ना। हाँ, तो लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? इस तरीके से रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। ठीक, अब अम्लों के साथ देखो, जो धातु है तनु अम्ल के साथ करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ तो देखो क्या लिखा हुआ है, जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि NO3 जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत कर देगा और जो जल में परिवर्तित हो जाएगा। अगर जल में परिवर्तित हो गया तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? नहीं होगी। नाइट्रिक अम्ल है वो हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसा नियम बन जाता है, देखो नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है, क्योंकि मतलब एसेशन रीजन। ठीक है, एसेशन रीजन बन गया। जो क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल है वो प्रबल ऑक्सीकारक है और हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर जल में परिवर्तित कर देती है। एसेशन रीजन बन गया। इसे देखो, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उन चीज़ को ध्यान दो। स्वयं नाइट्रोजन के साथ किसी ऑक्साइड NO2 NO और N2O के साथ अपचयित हो जाती है, लेकिन मैग्नीज तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर देती है। नाइट्रिक अम्ल नहीं करती, धातु के साथ नाइट्रिक अम्ल नहीं करती, पर यहाँ पे मैग्नीशियम, अगर वही मैग्नीशियम और क्या ले लूँ मैं, मैग्नीज ये ले लूँ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। यहाँ पे भी एसेशन रीजन बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है ये चैप्टर, बहुत कॉम्प्लिकेट और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है इस चैप्टर से। अब अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। अब आता एक्वारेजिया। एक्वारेजिया से बहुत बड़ा कुछ होता है। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया है वो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस शांत HNO3, क्या HNO3 मतलब शांत नाइट्रिक अम्ल, वो दोनों का क्या है, मिश्रण होता है। किसमें? 3:1 में, 3:1 में होता है। ठीक है, जो गोल्ड को गला सकता है, और दोनों में से किसी एक अकेले को अगर लेंगे तो वो उसमें ये क्षमता नहीं होती है। ठीक है, यह जब बबकता द्रव होने के साथ प्रबल क्षारक भी है। क्या द्रव होने के साथ प्रबल क्षारक भी है? यहाँ इस डायग्राम में कुछ खास नहीं है तो मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बता रहा। अब देखो, हमको पता है कि धातु जब है लवण के विलयन, तो एक है धातु का लवण का विलयन, धातु कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ जाओ, क्रियाशीलता का क्रम। क्या? क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम में बहुत ध्यान देना, सक्रियता क्रियाशीलता के क्रम दिखना।
देखो पोटेशियम से ऊपर है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, जिंक, Mg, Ag। इसको कैसे याद करोगे बताओ? तो कौन सा महंगा एल्यूमिनियम जिंक आयरन, कौन सा महंगा एल्यूमिनियम जिंक आयरन है? कौन सा महंगा एल्यूमिनियम जिंक आयरन है? कौन कौन मतलब कौन कौन दो बार कौन कौन? मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है? क्या अब दोबारा बोलना। कौन सा महंगा एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड है? कौन कौन? मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड है। इस तरीके से आप सक्रियता का ऑर्डर याद कर सकते हो, ठीक है? अब बताओ धातु एवं धातु की अभिक्रिया के किस तरीके का? देखो तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पूरा ही जूम कर लेता हूँ। यह अपने एम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर एल कोश के इसका बाह्यतम कोश बन जाता है। इसी स्थायी अष्टक उपस्थिति इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन 10, तो धनात्मक अधिकतम और सोडियम की धनात्मक होगी। दूसरी और क्लोरीन की देखें तो बाह्यतम 7 तथा उसके अष्टक पूर्ण होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो उसमें क्या है, Cl माइनस होगा और सोडियम प्लस होगा। Cl माइनस होगा और सोडियम प्लस होगा। जो उसका त्याग कर देगी, ठीक है? परमाणु क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएंगे और दोनों कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे देखो उत्कृष्ट गैसों के एलिमेंट मतलब एल के एलिमेंट वो दे रखे हैं, तत्वों के प्रकार दे रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं। उत्कृष्ट गैस हो गया, धातुएं हो गए, अधातुएं हो गई, ये चीज़ें आपको दे रखी है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों की विपरीत आवेश, क्या विपरीत आवेश के होने के कारण सोडियम और क्लोराइड, क्या जो विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम एंड क्लोराइड जो है आपस में क्या कहते हैं, आकर्षित करते हैं। और विद्युत बंधन के थ्रू क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बंधन के थ्रू, विद्युत बल के बंधन के थ्रू सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड में। बल्कि यह विपरीत आयनों के समुच्चय होते हैं, ठीक है? बल्कि विपरीत आयनों के क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। अब इस तरीके से अटैक तो ये दिखाया गया है। और किस तरीके से और में भी देखने को मिल जाएगा। मैग्नीशियम में 2 है तो क्लोरीन में 1 देखने को मिल जाएगा। मैग्नीशियम 2 है तो क्लोरीन 2 को जोड़ सकता है, वो इस तरीके से दिखा रखा है, ठीक है? यहाँ पे देखो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या धातु से अधातु में, क्या धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से ही आयनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक? अब यहाँ पे आ जाओ, आपको एक बता दो कि किस तरीके से भौतिक गुण, आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म में क्या है। देखो धनायन एवं ऋणायन के बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है, ठीक? यौगिक क्या होता है, ठोस होता है और कठोर होता है, ठीक है? समानता ये क्या होता है, भंगुर होते हैं, दबाव डालने पर क्या देंगे, टूट जाएंगे, ठीक? बात करते हैं गलनांक की, गलनांक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अधिक होगा। जब मजबूत आयनिक क्या कहते हैं, अंतर आयनिक क्या कहते हैं, आकर्षण बल होगा। घुलनशीलता की बात करें तो वैद्युत संयोजन में जल में घुलनशील होंगे तथा केरोसिन एंड पेट्रोल में आदि, केरोसिन या पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होंगे। क्या विलायकों में क्या होंगे, अविलेय होंगे। वैद्युत चालकता, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। आयन विपरीत इलेक्ट्रोड पर गमन करेंगे, ठीक है? जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव में जाएगा। एनोड की बात करें तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस आएगा। एनोड की कैथोड की बात करें तो कैथोड होता है हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, NaCl प्लस आएगा। ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है? यही बताया है इसमें। धातुओं की प्राप्ति, धातु कहाँ से प्राप्ति करते हैं? देखो पृथ्वी भूपति में बहुत प्रकार के धातुएं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि प्रकार के विलेय लवण देखने को मिल जाएंगे। पृथ्वी की मतलब जो भूपटटी मतलब कि धरती में है, उसमें प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब जो खनिज होते हैं उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है, काफ़ी मात्रा में क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है, विशेष धातु भी देखने को मिलती है, उसको निकाल दिया जाए और जिसे निकालना लाभकारी हो, मतलब कि निकाल के फायदा मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। क्या मैंने मार्क लगा दिया नहीं, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो ही रहा है। देखो किसी भी करके आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातु सबसे कम सक्रिय होते हैं, ठीक है। अब गोल्ड की बात करते हैं, सोना की बात करें, चांदी की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, कॉपर की बात करें, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सिल्वर अपने सल्फर ऑक्साइड सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के संयुक्त रूप में अवस्था में पाए जाएंगे। अब वहीं सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर जो भी है, उसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है अधिक सक्रिय है, तो ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाएंगे, ठीक। अब बात करें जिंक, आयरन, लेड की बात करें, तो ये क्या होते हैं, मध्यम में होते हैं, ठीक। और ये ऑक्साइड, सल्फाइड, ब्रोमाइड, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड कहते हैं तथा अत्यधिक क्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा पाए जाने के कारण। निम्न अभिक्रियाशील, क्या निम्न अभिक्रियाशील, माध्यम अभिक्रियाशील, अभिक्रिया, उच्च अभिक्रियाशील, मतलब कि किस तरीके से क्रियाशीलता का क्रम है वो चीज़। अब एक बताओ, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब क्रियाशीलता के क्रम में सबसे नीचे है, इसका मतलब क्या है, वो मुक्त अवस्था में, क्या मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जा सकता है। और जो हमारा बीच में है, जब बीच में नहीं सॉरी, जो हमारा टॉप पर है, जो टॉप पर है ना, हमारा जो टॉप पर है वो अपने मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, ठीक। और जो हमारा मध्यम में है वो किस में पाए जाते हैं, कार्बन ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बन ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो अयस्क में भी क्या होता है, बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। देखो पृथ्वी में खनिज एवं अयस्कों की मिट्टी जैसे रेत हो गया, कई प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक। पहले अयस्कों में अशुद्धियाँ हटाया आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए प्रक्रियाओं का उपयोग वे अयस्क की गैंग की भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर आधारित होती है। इसे पता करने की तकनीकें अपनाई जा सकती है, बहुत सारी तकनीकें होती है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, क्या होता है, विद्युत अपघटन होते हैं, ये सारे जो विद्युत अपघटन होता है इनका कार्बन के लिए प्रयोग औपचारिक होता है और प्रकृति अवस्था में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या प्रकृति अवस्था में उपस्थित होते हैं, प्रकृति की अवस्था में उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अयस्क जो होता है वो क्या होता है, उच्च अभिक्रियाशीलता, मध्यम अभिक्रियाशीलता है, निम्न अभिक्रियाशीलता। उच्च अभिक्रियाशीलता वाले विद्युत अपघटक होते हैं, क्या कहते हैं, शुद्ध धातु होते हैं। मध्य वाले कार्बोनेट एंड अयस्क सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, बता रखा है। इसमें निष्पादन या भैसन के थ्रू सफाई होती है, मतलब अलग किया जा सकता है, ठीक। फिर धातु ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, फिर धातु अपचयन होगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, धातु शोधन होगा, ठीक। यहाँ बात करें निम्न में जो क्या कहते हैं, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाएंगे, व्यंजक होगा, धातु होगा, क्या कहते हैं, परिष्करण होगा, ठीक। सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाले धातु का निष्कर्षण। अब उससे भी नीचे आने वाले धातु का निष्कर्षण क्या होगा कि धातु के ऑक्साइड के केवल गर्म करने पर धातु प्राप्त कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, सिनाबार HgS होता है। क्या होता है, सिनाबार HgS होता है, मरकरी, ठीक है, Hg होता है मरकरी, ठीक है, एक अयस्क जो मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। अधिक गर्म करने पर मरकरी ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। यहाँ पे दे रखा है देखो। प्रकृति में कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट जो होता है वो वायु में गर्म करने के बाद वो अपने अयस्क में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कॉपर में। यहाँ पे दिया है। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातु की निष्कर्षण। देखो निष्कर्षण किस तरीके से कर सकते हैं, क्या पता कोई रिएक्शन ना दिया जाए, इसलिए कोई लाइन छोड़ेंगे नहीं। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातु जो आयरन हो गया, हमारा जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया,
अभिक्रियाशीलता होती है कि मध्य होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु अपने ऑक्साइड के से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। क्या अधिक आसान होता है? ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, इस तरीके से होता है। अब मैं आपको एक चीज़ आपको दिखा दूँगा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो। पहले धातु सल्फाइड या कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में ताप गर्म करने पर अपने ऑक्साइड में परिवर्तित होती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रंजन कहते हैं। ठीक है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु से अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस अभिक्रिया को निष्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पादन कहते हैं। ठीक है। जिंक के अयस्कों को भंजक या निष्पादन समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया किससे होता है? ठीक है। भंजक किस तरीके से होता है? याद रखो, भंजक किस लिए होता है? जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और टेम्परेचर देंगे। निष्पादन क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए टेम्परेचर देंगे तो वो निष्पादन कहलाएगा। ठीक है। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक धातु ऑक्साइड के अपचायक के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अब बात करें हमारे पास, हम यहाँ देखते हैं कि कोयला का उपयोग कर धातु ऑक्साइड के धातु के अपचायक करने में अलावा विस्थापित अभिक्रिया होती है। ठीक, जब भी हम, अभी मैं आपको रेल की पटरी वाला केस बताऊंगा। जब क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से प्रचुर होती है। यहाँ पे देखो, ये वाला रिएक्शन बोल रहा है। देखो, वास्तव में आयरन ऑक्साइड क्या इस तरीके से लिखता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है। Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया होती है तो रेल की जो पटरी होती है, जो मशीन के पुर्जे में दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या, जिस अभिक्रिया को थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखा थर्मिक अभिक्रिया। तो एनसीईआरटी का डाटा नहीं छोड़ रहा मैं, सब जहाँ पे कवर होना है वो कवर कर दे रहा हूँ। सबसे ऊपर की धातु की निष्कर्षण देखो, सबसे ऊपर की धातु के निष्कर्षण यहाँ पे आप देखो चुके होंगे किस तरीके के होते हैं। देखो, जो मध्य बीज का होता है उसको भंजक निष्पादन के थ्रू करा जाता है। क्या, बीज का जो होता है उसको भंजक निष्पादन के थ्रू किया जाता है। और उससे नीचे होता है वो सल्फाइड एक्स से भंजक में सल्फाइड एक्स से ऑक्सीजन के प्रदेश में फिर निकाला जाता है। अगर वो नहीं होता है तो हम भंजक करते हैं। भंजक क्या होता है? भंजक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन देना पड़ता है और क्या कहते हैं, ताप देना पड़ता है। वो अपने मतलब क्या कहते हैं, अयस्क के रूप में आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो कार्बन एवं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि कहाँ कौन जाएगा, वही चीज़ लिखी है। ठीक है, कि एनोड पे कौन आएगा, कैथोड पे कौन आएगा, ये बता चुका हूँ मैं। वही सोडियम क्लोराइड वाला चीज़ है। धातु का परिष्करण, क्या, धातु का परिष्करण। तो परिष्करण की देखो किस तरीके का होता है। देखो, कॉपर जिंक, देखो कॉपर जिंक टिन निकल सिल्वर गोल्ड आदि अनेक धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। अशुद्ध धातु एनोड में और शुद्ध धातु कैथोड में आते हैं, कैथोड में बनाए जाते हैं। विद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सही बात है। एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटनों में घुल जाती है। विद्युत अपघटन से कैथोड का निक्षेपित हो जाती है। जिले अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है। अविलेय अशुद्धि एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक। संचालन क्या है? संचालन को खुले में हम छोड़ देते हैं तो हमें सिल्वर के ऊपर जो है काली परत चलने को दिख जाती है। काली परत चलने को दिख जाती है जिससे किसके वजह से होता है? सिल्वर सल्फेट बनने के कारण होता है। ठीक है। तो कॉपर को जब हम वायु या भी क्या कहते हैं, आंदर कार्बन ऑक्साइड किस में छोड़ते हैं तो उसमें भूरे रंग की क्या निकल जाती है, धीरे धीरे चमक खत्म होने लगती है। धीरे धीरे क्या होती है, उसकी सतह पर भूरे रंग की क्या चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये किसकी का ये हरा पदार्थ क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। क्या, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है। यहाँ से
कलर वाला याद रखना है, यहाँ से कलर वाला क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा कलर किसका है क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पड़ा का उड़ जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड का था, कौन सा रंग होता है, काला रंग होता है, ठीक। वहीं बात करें हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट का क्या होता है, हरा रंग होता है, ठीक है। लंबे समय तक आंध्र वायु में रह जाने पर लोहे की पत्ती में चप्पल चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, ठीक है। और उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना है, देखो सुरक्षा के लिए पेंट करे, तेल लगाकर ग्रीस लगाकर लोहे की वस्तुओं पर जस्ते का कवर चलाकर, ठीक है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि यस दलीनपन क्या है, कि लोहे की वस्तु पर जस्ते का परा चढ़ाना दलीनपन है, ठीक है। क्रोमिन लेप एनोडीकरण मिश्रित धातु बनाकर लोहे में जंग लगने से बचाओ, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो सुरक्षा के लिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लोहे इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित करने के लिए जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, यस दलेनपन होता है, यस दलेनपन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लोहे को सर्वाधिक उपयोग करने वाले धातु लेकिन शुद्ध अवस्था में उपयोग किए जाते हैं। यही चीज़ें लिखी है कि क्या क्या है, जो लोहे के साथ निकिल एंड क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त किया जाता है, जो क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। इसमें जंग नहीं लगता, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन का फ्रेम हो जाता है। यहाँ देखो कि पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है, पदार्थ धातु या धातु कुछ भी हो सकता है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसके विलीन किया जाता है, फिर जिसे कमरे के ताप पर शीतलकृत किया जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सूचना है, अभी है कुछ ज़्यादा जानकारी लें कि जान पाते हैं नहीं जान। जो सोना जो होता है ना, वो 24 कैरेट का होता है, ये बात सही है, पर काफ़ी क्या होता है, नम होता है, इससे क्या आभूषण नहीं बना सकते हो। अब उसके बनाने के लिए क्या करना, चांदी और तांबा मिलाना पड़ेगा, जिसमें 12 भाग हमारा क्या होता है, सोने का होता है, और 2 भाग हमारे क्या होता है, चांदी और तांबे का होता है, ठीक। धातु पर जो एक धातु क्या है, पारदक मतलब, तो इसके मिश्र धातु क्या है को अमलगम कहते हैं, क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा इसमें मिश्र धातु में विद्युत चालकता एवं गलनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते मतलब कि जिंक, कॉपर एवं जिंक की मिश्र धातु मतलब पीतल, मिश्र धातु क्या है, पीतल, तथा तांबा एवं टीन के लिए मिश्र धातु क्या है, कांसा। यहाँ पे कॉपर और उसके क्या बनता है, कॉपर और जिंक से क्या बनता है, पीतल, और जो हमारा तांबा एंड टीन से तांबा एवं टीन से क्या बनता है, कांसा बनता है, जो विद्युत का कुचालक होते हैं। लेकिन तांबे का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने के लिए किया जाता है। सीसा एवं टीन मतलब लेड एंड टीन जो है वो मिश्र धातु बोल के सोल्डर बनाती है। सॉरी जिनका गलनांक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है, और तारों में वेल्डिंग करने के काम आता है। आप देखेंगे कि बाद के प्राचीन में जो हमारे पास एक लोहे का वो लगा हुआ है, वो इतना बड़ा है कि जिसमें जंग लगने से बचाव के लिए क्या करता है, उसमें कोटिंग कर रखी है, जस्ता की क्या करती है, कोटिंग कर रखी है, और जिससे वो क्या करता है, अभी तक का सेफ है वो। तो क्या कहते हैं, उसकी लोहे की ऊंचाई देखोगे तो 8 मीटर है, और उसका वजन देखोगे तो 6 टन तक होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। मेरी थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, तो इसीलिए अब मुझे जितना अपना 100% देना था इस चीज़ में, मैंने अपना 100% दिया, और आपको जितना समझाना था उस चीज़ में समझा लिया मैंने। तो अब इसके बाद इसके क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, और आपको इसका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।